हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान सीरीज के नेक्स्ट रोग दैट इज द मूर्छा रोग के बारे में। इसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे जो भी अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस हमें टॉपिक्स बताए गए हैं, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम इसके परिभाषा, इसके पर्याय, इसके लक्षण, इसकी संप्राप्ति, संप्राप्ति घटक और साध्य असाध्यत्व आदि चीजें हैं, वो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मूर्छा रोग के परिभाषा के बारे में। तो बोला गया है कि सुख दुख व्योपाश्च नरः पतति काष्ठवत मोहो मूर्छेति तमाहु। मतलब क्या बोला गया है कि संज्ञा नाश हो जाने पर मनुष्य चेतना रहित होकर सूखे हुए काष्ठ के समान मनुष्य गिर पड़ता है। इस अवस्था को मूर्छा कहते हैं। मतलब कि बोला गया है कि कोई भी जो मनुष्य है उसमें जो सुख दुख आदि का जो विवेक होता है वो नष्ट हो जाता है, जिसको हम लोग संज्ञा नाश कहते हैं। अब संज्ञा नाश होने के कारण जो मनुष्य रहता है वो चेतना रहित हो जाता है। चेतना मतलब कि जो भी जिंदा रहने के भाव रहते हैं उस वो नहीं रहते उस शरीर में, और वो काष्ठ के समान, काष्ठ मतलब कि लकड़ी की तरह भूमि पे गिरा हुआ रहता है। इस अवस्था को ही अब लोग मूर्छा रोग कहते हैं। अब मूर्छा के पर्याय की अगर हम बात करें तो मूर्छा के पर्याय में बोला गया है कि मूर्छा को हम लोग मूर्छा, मूर्छाव, कसमल, प्रलय और मोह आदि नामों से भी जान जाता है। तो इसमें से कोई भी पर्याय आपको पूछ रहा है तो वो आपको किसका, मूर्छा के पर्याय में ही सम्मिलित करना होगा। अब बात करेंगे कि ये जो मूर्छा रोग हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस कारणों से व्यक्ति में ये मूर्छा रोग होता है। तो इसके बारे में देखते हुए इसमें बताया गया है कि मूर्छा रोग के हेतु में बोला गया है कि छिन्नस्य बहुदोषस्य विरुद्ध आहार सेविनः वेग आघात अभिघाताद हीन सत्वस्य वा पुनः। मतलब क्या क्या बोला गया है कि यदि व्यक्ति का शरीर बल अत्यंत क्षीण हो गया, मतलब शरीर में उसके थोड़ा भी ताकत नहीं है। फिर उसके बाद बोला गया है कि बहुदोषस्य, ठीक है, बहुदोषस्य मतलब कि तीनों दोषों का बहुत ज्यादा प्रकोप हो गया हो। फिर उसके बाद बोला गया विरुद्ध आहार सेविना, विरुद्ध आहार सेवनी मतलब कि जो सतत विरुद्ध आहार का सेवन कर रहा हो। फिर आगे बोला गया कि वेग धारण, मतलब कि वेगों का जो धारण करना हो, बार बार वो वेगों का अवरोध कर रहा हो, जैसे पुरुषव वेग हो गए, मूत्रवह के वेग हो गए, तो इनको अगर बार बार वो रोक रहा है तो ऐसे कंडीशन में साथ ही साथ अभिघात, अभिघात मतलब कि उसको कहीं से चोट लग गई हो, या फिर व्यक्ति का जो सत्व है वो बहुत ज्यादा हीन हो, मतलब थोड़ी सी चिंता हो या फिर थोड़ा सा भी कोई कष्ट हो, वो बहुत ज्यादा टेंशन ले लेता है, बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है, मतलब कि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आने पे वो बहुत ज्यादा उद्वेगित हो जाता है। इस तरह से उसका हीन जो है सत्व होने के कारण इन सभी कारणों में बोला गया है कि मूर्छा रोग उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, इन सभी कारणों से क्या हो सकता है, मूर्छा रोग की उत्पत्ति देखने को मिल सकती है। तो ये आपको अच्छे से करना है कि क्या क्या हो सकता है, या तो बल अत्यंत क्षीण हो गया हो, या तो तीनों दोष का अत्यधिक प्रकोप हो गया हो, या फिर वो बार बार विरुद्ध आहार का सेवन कर रहा हो, वेगों का अवरोध कर रहा हो, या फिर उसको चोट लगी हो, या फिर व्यक्ति का सत्व मतलब कि मन जो है बहुत ज्यादा क्षीण सत्व वाला हो, मतलब मन से वो बहुत ज्यादा अच्छा ना हो, वो थोड़ी सी भी कष्ट होने पे बहुत ज्यादा चिंता शोक आदि में ग्रस्त हो जाता हो, तो ऐसी कंडीशन में उसको मूर्छा रोग इजिली हो सकते हैं। अब बात करेंगे मूर्छा रोग की संप्राप्ति के बारे में कि मूर्छा रोग की संप्राप्ति किस तरह से बताई गई है। तो बोला गया है कि जो भी हेतु का सेवन कर रहे हैं उससे प्रकोपित हुए दोष इंद्रियों के बाह्य तथा अभ्यंतर आयतनों में प्रवेश करके मूर्छा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब हम लोग ने देखा क्या क्या हेतु थे ऊपर, तो वो हेतुओं से क्या होता है कि जो दोष होते हैं वो प्रकोपित हो जाते हैं। अब ये प्रकोपित हुए दोष क्या करते हैं, इंद्रिय के बाहर, मतलब जितने भी हमारे इंद्रिय हैं, बेसिकली हम यहाँ पे कौन सी इंद्रिय, अति इंद्रिय की बात करें, दैट इज द मन की बात करें, तो उसके बाह्य और अभ्यंतर के जो आयतन है उसमें प्रवेश करके क्या करते हैं, वहां पे मूर्छा रोग की उत्पत्ति करते हैं। आगे बोला गया कि जो वातादि दोष है उनके द्वारा संज्ञा वहन करने वाली नाड़ियों में अवरोध उत्पन्न होने से मन के तम दोष का प्रभाव बढ़ जाने से रोगी को सुख या दुख की संवेदना नहीं रहती। सुख और दुख का ज्ञान न होने के कारण रुग्ण लकड़ी के लाठी के समान निर्जीव पड़ा रहता है। ठीक है, क्या बोला गया है कि सबसे पहले सभी दोष तो बढ़ गए, उनमें से भी जो वात दोष है वो अत्यधिक प्रकोपित हो रहा है। अब ये वात दोष का काम क्या रहता है कि सभी, क्योंकि सिर्फ वात दोष में ही चल गुण है, तो ये सभी चीजों में चलायमान या फिर उनका वहन करने में मदद करता है। अब वात दोष प्रकोपित हो गया है तो उसका जो प्राकृतिक कार्य होता है वो उससे अलग कार्य करने लगता है। वो क्या करता है, जो संज्ञा वहन करने वाली नाड़ियां हैं दैट इज द मज्जा व स्रोतस है, उसमें ये अवरोध उत्पन्न करते हैं। अब अवरोध उत्पन्न करने के कारण वहां पे जो संज्ञा वह
स्रोतस है उसमें क्या होता है, तम दोष बढ़ जाता है। अब तम दोष बढ़ने के कारण उसे समझ में नहीं आता क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, क्या चीज उसके लिए फायदेमंद है, या फिर सुख और दुख की संवेदना उसमें नहीं बसे। अब सुख की और दुख की संवेदना न होने के कारण वो क्या होता है, उसको कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या चल रहा है उसके साथ। तो ऐसे कंडीशन में वो क्या होता है, एकदम सूखी हुई लकड़ी के समान निर्जीव पड़ा रहता है। उसको उसकी सारी इंद्रियां कार्य कर रहित हो जाती है, मतलब कोई भी कार्य नहीं कर रही होती है। ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मूर्छा रोग कहते हैं। आगे हम बात करेंगे मूर्छा रोग के संप्राप्ति घटक के, कि मूर्छा रोग में कौन कौन से दोष दोष से आदि इंक्लूडेड रहते हैं। तो इसमें बोला गया कि दोष में हम लोग ने जैसे देखा कि तीनों दोष रहते हैं, लेकिन उसमें से भी पित्त एवं तम दोष की प्रधानता मानी गई है, लेकिन वात दोष भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। उसके अलावा बोला गया है कि दुष्य में बेसिकली इंद्रिय का कर्म कम हो जाता है, चेतना कम हो जाती है, और हृदय ये सो है इनमें क्या करता है, बेसिकली ये दोष प्रकोपित होकर इनका अवरोध करके यहाँ पे मूर्छा रोग की उत्पत्ति करते हैं। स्रोतस में बोला गया है कि जो रसवा स्रोतस है, रक्तवा स्रोतस है एवं चेतना वायु स्रोतस है, इनमें दुष्टि उत्पन्न हो रही है। उसी प्रकार अधिष्ठान की बात करें तो जो भी हमारे दोष है, प्रकोपित दोष है, वो क्या करे, इंद्रिय और मन में अधिष्ठित हो रहे हैं, वहां पे तम को बढ़ा रहे हैं, और इसके वजह से जो संज्ञा है उसका नाश कर रहे हैं। उसके अलावा स्रोतो दृष्टि की बात करें तो संग और विमार गमन दोनों देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। और जो व्याधि स्वभाव है, मूर्छा रोग एक दारुण प्रकार की व्याधि है। अगर सही समय पे इसकी चिकित्सा न की जाए तो यह क्रुच्छ साध्य से लेकर असाध्य भी हो सकता है। तो साध्य असाध्यता में इसको हम लोग क्रुच्छ साध्य व्याधि या फिर असाध्य व्याधि में कंसिडर करते हैं। अब बात करेंगे मूर्छा के पूर्व रोग की, कि जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति को मूर्छा रोग तो है, अब उसको मूर्छा के वेग आ रहे हैं या फिर मूर्छा रोग होने वाला है, तो उससे पहले उसके शरीर में क्या क्या लक्षण दिखेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, पूर्व रूप में कंसिडर करेंगे। तो इसमें बोला गया है कि जो भी व्यक्ति रहेगा उसको हृत पीड़ा रहेगी। हृत पीड़ा मतलब कि जो उसके हृदय स्थान रहेगा वहां पे बहुत ज्यादा शूल दर्द देखने को मिलेगा, पीड़ा देखने को मिलेगी। जुम्बन, जुम्बन मतलब कि बार बार उसको जम्हाई आएगी। फिर ग्लानि मतलब कि पूरे शरीर में वेदना रहेगी, थकावट जैसा बना रहेगा। संज्ञा दौर्बल्य एवच, ठीक है, संज्ञा दौर्बल्य मतलब क्या बोला गया है, कि उसको किसी भी चीज का ज्ञान अच्छे से नहीं हो पाएगा। सर्वासाम पूर्व रूपाणी यथा स्वम व विभावेत, मतलब कि ये सभी लक्षण देखने को मिलेंगे। मतलब क्या क्या बोला गया है कि सबसे पहले हृतशूल, फिर जुम्बा, ग्लानि और संवेदना ज्ञान प्राप्ति कम प्रमाण में होना, ये सभी मूर्छा रोग के पूर्व रूप माने गए। ठीक है, मतलब कि उसको किसी भी चीज की संवेदनाएं भी नहीं होगी, ये सभी क्या है, मूर्छा के पूर्व रूप माने गए हैं। वहीं पे अगर हम मूर्छा के प्रकार की बात करें तो मूर्छा के 6 प्रकार बेसिकली हमें देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू द सुश्रुत। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बोला गया है कि वातादिभिः शोणितेन च विशेषेण च सट स्वपेत आसु पित्तम ही प्रभुत्वेन अवतिष्ठते। मतलब क्या क्या बोला गया कि जो मूर्छा है इनके 6 प्रकार है। इसमें से वातादिभिः जो मतलब कि जो दोष है उनके अनुसार 3 है, वातज, पित्तज और कफज। उसके अलावा बोला गया है सोडितेन, सोडितेन मतलब कि रक्तज देखने को मिलता है, और उसके अतिरिक्त 2 और बताए गए हैं, दैट इज द मध्यज और विशज। तो इस तरह से 6 मूर्छा के प्रकार बताए गए हैं। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि मूर्छा में कौन से दोष की प्रभुता रहती है। तो बेसिकली सुश्रुत ने बोला है कि मूर्छा पित्ततम प्रायः, मतलब कि मूर्छा रोग में पित्त दोष जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रधान होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, कि यहाँ पे अगर आपसे पूछ सकता है कि मूर्छा रोग में कौन सा दोष सबसे प्रभावित रहता है, सबसे प्रधान रहता है, तो मूर्छा रोग में पित्त दोष की प्रधानता होती है। जैसे हम लोग ने इसके संप्राप्ति घटक में भी देखा कि पित्त और तम देखने को मिलता, तो पित्त दोष की यहाँ पे प्रधानता हमेशा देखने को मिलती है इन केस ऑफ द मूर्छा रोग। अब बात करेंगे इनके लक्षण की, तो हम लोग ने जो भी भेद देखे सभी के भेदानुसार लक्षण की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वातज मूर्छा की। तो वातज मूर्छा में हमेशा वात के अनुसार आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। जैसे कि जो रोगी होगा उसको आकाश कैसा दिखेगा, नील वर्ण का दिखेगा, कृष्ण वर्ण का या फिर अरुण वर्ण का देखता हुआ मूर्छित होता है। ठीक है, जब व्यक्ति मूर्छित होगा तो जब वो मूर्छे में जा रहा होगा, तो ऐसे कंडीशन में जब वो मूर्छे में जा रहा होगा तो ऐसे कंडीशन में वो क्या करेगा, जो आकाश रहेगा उसको नीला कलर का देख सकता है, काला कलर का देख सकता है, या फिर अरुण वर्ण का देख सकता है। साथ ही साथ बोला गया है कि ये शीघ्र ही होश में आ जाता है। अगर वो वातज मूर्छा में जा रहा है तो मूर्छा होगा और तुरंत वो क्या हो जाएगा, अपने होश में आ जाएगा, मतलब कि अर्ली कॉन्शियसनेस को अटेम्प्ट कर लेगा। साथ ही साथ बोला गया कि मूर्छा काल में इसको वेपतु आएंगे, मतलब कि पूरे बॉडी में ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे। अंग मर्द होगा, मूर्छा से उठने के बाद उसका पूरा बॉडी पेन करते रहेगा, और हृत पीड़ा मतलब कि हार्ट रीजन में भी पेन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ
अब वात है तो वात के प्रकोप से यहाँ पे कार्श्यता भी मतलब कि बॉडी में जो उसका मास है, बॉडी मास है, वो कम होते हुए देखने को मिलेगा और वो श्याव अरुण छाया युक्त होता है। ठीक है, उसके शरीर में कैसा स्याह या फिर अरुण वर्ण की छाया देखने को मिल सकती है। तो ये सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द वातज मूर्छा। उसी तरह हम बात करेंगे पित्तज मूर्छा के लक्षण के बारे में। तो पित्तज मूर्छा में बोला गया है कि जो रोगी होता है वो आकाश को रक्त हरित या फिर पीत वर्ण का देखते हुए मूर्छित होता है। ठीक है, जब वो मूर्छा होगा उसको तो वो ऐसे कंडीशन में क्या करेगा, जो भी रोगी रहेगा वो रक्त हरित या फिर पीत वर्ण का आकाश को देखते हुए, और यह सस्वेद संज्ञा में आता है। ठीक है, मतलब कि जब कॉन्शियस होता है तो ऐसे कंडीशन में उसको सस्वेद संज्ञा आती है, मतलब कि बहुत ज्यादा पसीने के साथ वो कॉन्शियस होता है। और रोगी को शीघ्र होश आ जाता है। इसमें भी जैसे वातज में देखा कि शीघ्र होश में आ जाता है, वैसे ही पित्तज में भी वो शीघ्र होश में आ जाता है। और बोला गया कि मूर्छा काल में रोगी तृष्णा, दाह एवं रक्त पित्त कुलेक्षण जैसी उसकी स्थिति देखने को मिलते हैं। मतलब उसको मूर्छा काल की स्थिति में क्या रहेगा, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, पूरे बॉडी में बर्निंग सेंसेशन देखने को मिल सकता है, और जो उसकी आंखें रहेंगी, जो इच्छा मतलब कि आंखें रहेंगी, वो कैसे हो जाएंगी, रक्त या फिर पीत वर्ण की हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि रेडिश या फिर येलोविश आईज देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ बोला गया है कि जो शरीर की छाया रहेगी वो पित्ताप और रोगी अतिसार से पीड़ित होता है। ठीक है, पित्तज मूर्छा में यहाँ पे आपको रोगी जो होता है वो पित्ताप वर्ग का देखने को मिल सकता है। ऐसा लगेगा कि उसे एक्टेरस हुआ है, जॉन्डिस जैसा लगेगा, और साथ ही साथ वो कैसा रहेगा, अतिसार के साथ ग्रस्त रहेगा। सेम हम बात करेंगे कफज मूर्छा के लक्षण की बात। कफज मूर्छा में बोला गया है कि रोगी आकाश को मेघों से आच्छादित देखता हुआ मूर्छित होता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा, वो पूरा जो आकाश रहेगा उसमें उसे मेघ दिखेंगे, बहुत सारे बादल दिखेंगे। उसके बाद बोला गया है कि देर से होश में आता है। जैसे वातज और पित्तज में तुरंत होश में आ जाता है, लेकिन कफज मूर्छा में जो रोगी रहता है उसको देर से होश आता है। और साथ ही साथ रोगी जो होता है वो खुद को गौरवता पाता है, मतलब कि शरीर में उसके बहुत ज्यादा हैवीनेस लगता है, प्रेशर देखता है, मतलब बहुत ज्यादा सलावेशन देखने को मिलता है, और उल्लास मतलब कि चक्कर जैसी उसकी फीलिंग आती है। ये सारी चीजें देखने को मिलती है जब वो कॉन्शियस होता है। साथ ही साथ बोला गया कि रोगी अपने शरीर को गीले चमड़े से ढक दिया गया है ऐसा अनुमान करता है, मतलब उसे पूरा लगता है कि चारों तरफ से शीत हो गया है। मतलब कोई जो कपड़ा होता है उसको जब हम पानी में भिगो के शरीर पे रख देते हैं वैसी फीलिंग उसको देखने को मिलती है। और चौथा आता है हमारा रक्तज मूर्छा। रक्तज मूर्छा में बोला गया है कि इसमें तमोगुण की प्रधानता होती है, और जो रोगी होता है वो स्तब्ध अंग, स्तब्ध दृष्टि और दीर्घ प्रश्वास लेते हुए मूर्छित होता है। ठीक है, अब रक्तज मूर्छा में बेसिकली जो तमोगुण है उसकी प्रधानता होने के कारण रोगी के पूरे शरीर में क्या रहता है, स्तब्धता, स्टिफनेस देखने को मिल सकती है। स्तब्ध दृष्टि मतलब एक ही जगह दृष्टि रुकी हुई रहेगी, और बहुत ज्यादा दीर्घ प्रश्वास करेगा, मतलब बहुत लंबी लंबी सांस लेगा। तो इस तरह से लंबी लंबी सांस लेते हुए वो मूर्छित होगा। तो ये सारे लक्षण हमें रक्तज मूर्छा में देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मध्यज मूर्छा की, तो मध्यज मूर्छा में बोला गया है कि जो व्यक्ति रहेगा वो रोगी प्रलाप करता है। प्रलाप मतलब कि बहुत ज्यादा फालतू बातें करते रहता है, मतलब असंबद्ध बड़बड़ करते रहेगा। नष्ट विभ्रांत मानस मतलब कि उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसका माइंड जो रहेगा अनस्टेबल रहेगा, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं रहता। फिर बोला गया ग्रात्राणी विक्षेपणम, मतलब कि जो हस्तपाद है वो विक्षेप करता रहता है, मतलब कि इरेगुलर मूवमेंट करते रहता है, मतलब कहीं पे भी बिना बात के अपने हाथ पैर को हिलाते रहता है। और साथ ही साथ भूमि पर मूर्छित पड़ा रहता है, और जब तक मद्य का परिपाक नहीं होता, जो मद्य है, जो उसने मद्य पिया है, जो अल्कोहल उसने पिया है, जब तक उसका पूरा मेटाबॉलिज्म नहीं हो जाता तब तक वो क्या रहता है, वैसे ही भूमि पर मूर्छित पड़ा रहता है। और लास्ट में आता है हमारा छठा प्रकार मूर्छा का, दैट इज द विषज मूर्छा। विषज मूर्छा में बेसिकली बोला गया कि इसमें बेपतू देखने को मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा शरीर में कंपन आएगा। फिर उसके बाद स्वप्न आएगा, हमेशा सोया रहेगा, हमेशा सपने में रहेगा। तृष्णा, बहुत ज्यादा इसको प्यास लगेगी, क्योंकि विष है, जो विष है वो बहुत तीक्ष्ण गुण का होता है। ऐसे कंडीशन में शरीर में दाह होने के कारण इसको बहुत ज्यादा प्यास लगती है। साथ ही साथ यहाँ पे स्तंभ, पूरे बॉडी में स्टिफनेस देखने को मिलेंगे, और विष के स्व आत्मीय लक्षणों की अभिव्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो जैसा विष रहेगा, जैसे अगर न्यूरोटॉक्सिक विष रहा तो उसके अनुसार लक्षण देखने को मिलेंगे, अगर हेमोटॉक्सिक रहा तो उसके हिसाब से लक्षण देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से विष के अपने अपने लक्षण तो मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा वहाँ पे व्यक्तु, स्वप्न, तृष्णा, ये सभी लक्षण भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करेंगे कि मूर्छा, भ्रम, तंद्रा और निद्रा, इनमें भेद क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली बोला गया है कि जो मूर्छा होता है उसमें पित्त और तम का प्रधान रहता है। ठीक है,
जो मूर्छा होता है, जैसा कि हम लोग ने इसके संप्राप्ति घटक में भी देखा कि मूर्छा में पित्त और तम की प्रभुता होती है, वैसे ही भ्रम में वात और रज की प्रभुता होती है। ठीक है, जब भ्रम होता है तो वहां पे क्या होता है, वात दोष और रज दोष बढ़ा हुआ था, लेकिन तंद्रा रहता है तो वहां पे वात, कफ एवं तम इनका प्राधान्यता देखने को मिलती है, और निद्रा में सिर्फ कम कफ और तम की प्रबलता देखने को मिलती है। तो ये आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछ सकता है एमसीक्यू पर्पस की, मूर्छा में कौन सा दोष का प्रबलता रहते हैं, भ्रम में, तंद्रा में और निद्रा में। तो ये जो टेबल है आपको अच्छे से कर लेना है डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द मूर्छा रोग। तो मूर्छा रोग में आपको क्या क्या चीजें याद रखना है कि मूर्छा रोग बेसिकली होता क्या है, उसके हेतु के बारे में याद कर लेना है कि किन किन कारणों से मूर्छा रोग होता है, और बेसिकली उसके प्रकार आपको अच्छे से याद रखने चाहिए कि 6 प्रकार बताए गए हैं। और इसमें से भी सबसे मेन चीज है कि जो मूर्छा होता है उसमें पित्त दोष की प्रधानता होती है। तो बस इतना ही आपको अच्छे से पूरे मूर्छा रोग में आपको अच्छे से करके जाना है। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू द मूर्छा रोग क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में मैं उसको और अच्छे से समझा सकूं, साथ ही साथ जो भी आगे की वीडियोस में मैं व्याधि समझाऊंगा उसको और अच्छे से आपको बता सकूं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के और भी फर्दर बीएमएस रिलेटेड जो भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर रिलेटेड वीडियोस है, उनके सब्जेक्ट के रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे अपडेट होते रहेंगे, तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सके। आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड जो भी नए एनसीआईएम या फिर एमओएचएस के अपडेट्स रहते हैं वो प्रोवाइड हो जाते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।